मेरे को मेरे फैमिली को आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं वर्क करता हूँ। हमेशा ऐसी लगा कि मेरा खुद का बिजनेस है। मैं लॉयल्टी के साथ में इसमें वर्क कर रहा हूँ और इसमें मज़ा भी ज़्यादा आता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो सुनने वाला हर कोई है। वो टाइम पे बैठे बैठे घर पे तो पेमेंट तो आई जा रही थी। ओप्पो ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को लॉकडाउन में पैसा नहीं मिला। बट वो टाइम पे भी अगर मेडिकल इमरजेंसी थी तो जैसे कि BDM सर है, हमारे OSM सर है, तो वो टाइम पे मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेरे घर तक आए और मेरे को हॉस्पिटल तक लेके गए। यहाँ पे आया, किराए के घर से खुद के घर में आया हूँ। वाह। अगर मैं ओप्पो के प्रोडक्ट के बारे में बात कहूँ आपसे, तो ओप्पो के प्रोडक्ट के लिए आप क्या कहेंगे? एक तो लॉन्ग लाइफ कि भाई फ़ोन मैंने आज कोई भी परचेस किया या मैंने मेरे किसी फ्रेंड को या किसी कस्टमर को बेच रहा हूँ तो मेरे को ट्रस्ट है कि वो फ़ोन 4-5 साल तो यूं ही चल जाएंगे। और वही भरोसा भी कस्टमर्स को भी है कि ड्यूरेबिलिटी उसकी 4-5 साल की है। नमस्कार एंड वेलकम। मैं हूं शहजाद हुसैन शेख फ्रॉम ओप्पो गुजरात टीम। बहुत बहुत स्वागत एंड अभिवादन। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम ओप्पो मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी में आ रहे हैं वो मेहमान जो काफी दूर से आए हैं। आज हमसे मिलकर बहुत ही करीब, दिल को छू जाए वैसी बात करने वाले हैं। वैसे हमारे OEC जो काफी जोश ताकत उनमें है, जो हर टास्क को लड़ने के लिए तैयार हैं, वैसे मिस्टर भूषण कुमार लडनिया, OEC यानी कि CEO ओप्पो गुजरात। आइए मिलते हैं, बात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले भूषण जी, भूषण कुमार लडनिया, जब मैं ये नाम ले रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फिल्मी नाम है, कुछ बॉलीवुड से नाम है। तो क्या कुछ ऐसा है इसके पीछे रहस्य? नहीं सर, कोई रहस्य नहीं है। नॉर्मल नाम है कुमार। हमारे कुछ न कुछ लगाते आए हैं इसलिए कुमार है। ओके। सो अगर मैं बात करूँ भूषण कुमार लडनिया से, तो सबसे पहले आप अपनी बारे में या अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएं तो सर, मैं ऐसे तो हूँ तो प्रॉपर महाराष्ट्र से। मेरा जन्म भी महाराष्ट्र में हुआ, मेरे को पढ़ाई वगैरह सारी चीज़ महाराष्ट्र में हुई है। और इसके पहले भी मोबाइल फील्ड में ही था। अच्छा। मोबाइल में ही वर्क करता था। 2009 से मैं मोबाइल फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। नोकिया कंपनी के साथ में वर्क किया। उसके बाद में ही बहुत सारी कंपनियों में काम किया। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ सर कि जैसे कि मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं है। फिर उसके बाद में मैं सर्चिंग चालू किया कि यार कुछ अलग करना है, मोबाइल फील्ड छोड़ के अब और कोई फील्ड में जाने की इसमें था। जिसकी वजह से अहमदाबाद में मेरे को एक ऑटोमोबाइल कंपनी से ऑफ़र भी आया। तो फिर मैं महाराष्ट्र से अहमदाबाद गुजरात में आया हूँ। उसके बाद में एक मेरा फ्रेंड था, मेरा ज्वाइनिंग एक 8 दिन पे था। मेरा फ्रेंड था कि यार तेरे को नॉलेज ओप्पो मोबाइल फील्ड में ज़्यादा है तो क्यों ना तू मोबाइल में ही काम करता है। ओप्पो में अपनी करियर की शुरुआत। हाँ, करियर की शुरुआत करे। तो फिर वहाँ पे स्वामीनारायण मोबाइल पे अपने को लेके गया और ओप्पो में ज्वाइनिंग हुई मेरी। 2017 में मेरी ओप्पो में ज्वाइनिंग हुई। वाह। और तब से लेके अभी तक मैं ओप्पो के साथ में बना हुआ हूँ सर। क्या बात है, वेरी नाइस। सो आमची मुंबई से आप अहमदाबाद की सरजमी पर आए। यस सर। सो लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम हुई होगी क्या? लैंग्वेज की शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। जैसे कि कस्टमर आते थे, गुजराती कस्टमर रहते थे, तो ओनर या फिर कलीग वगैरह रहता था, यार तू रहने दे, तू बाजू में रहे, तेरे को गुजराती नहीं आती है, हिंदी कस्टमर आएगा तो तू बात कर लेना, तू कर लेना। तो बाजू में बैठा देते थे। अच्छा। तो कस्टमर में डील कर नहीं पाता था। अगर किसी कस्टमर को मैं बताऊँ भी तो कस्टमर को मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आती थी। बट अभी प्रॉपरली गुजराती बोल सकता हूँ और अच्छे से सेल कर पा रहा हूँ सर। સો હવે તમે ગુજરાતી સારી રીતે બોલી શકો છો? 101% ગુજરાતી એકદમ પ્રોપર બોલી શકું છું અને ગુજરાતીમાં ही હું કસ્ટમરને વાત કરીને સેવી કરી શકું છું। ડેમો સારા પ્રકારથી ફીચર્સ બતાવીને ડેમો આપી શકું છું। क्या बात है, क्या बात है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। यस सर। कि जैसा देश वैसा भेष। सो अब कस्टमर से कैसा आपका तालमेल कैसा रहता है? कैसे आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं? कस्टमर सर कभी भी अपने शॉप में आया तो उसका वेलकम बहुत ज़्यादा स्माइली के साथ में वेलकम, ग्रेटफुली वेलकम करके उसको अपने पास में अट्रैक्ट करना। कस्टमर अपने पास में आए बाद में उसकी नीड्स जानना, उसको फ़ोन में क्या चाहिए
किस टाइप का फ़ोन उसको चाहिए, अभी तक कौन सा फ़ोन वो चला रहा था, ये सारी चीज़ें जानकारी दिए बाद में अपन अपना जो फ़ोन है जो उसकी नीड्स के हिसाब से होता है वो वाला फ़ोन अपन उसको सजेस्ट करते हैं। फ़ोन सेल करने के बाद में उसको फ़ोन के आफ्टर सेल्स एंड सर्विस देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके वजह से कस्टमर अपने पास में कंटिन्यूली अटैच है, जो हमेशा अपने पास में आता है कि भाई 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, उसके बाद में कस्टमर को यूं ही कॉल कर देता हूँ कि भाई अच्छा चल रहा है ना फ़ोन, कैसे है, आपकी तबीयत वगैरह सही है। इस टाइप से बात करके कस्टमर कनेक्ट होते हैं सर। किसी को अगर उनके फ्रेंड सर्कल में, उनके फैमिली में किसी को फ़ोन लेना है तो उसको नॉलेज अपने से अच्छा मिलता है, इसलिए वो अपने पास में फिर से आते हैं। ओके, तो ये तो बहुत खूबसूरत आपने बात कही। इसमें कुछ चैलेंजेस आते हैं आपको सेलिंग के दौरान, या फिर क्योंकि आपके लिए तो पूरा अहमदाबाद शहर जो है बिल्कुल न्यू था सर। तो आपको तो शून्य से सर्जन करना था। शुरू में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई लैंग्वेज की वजह से प्रॉब्लम होती थी जी, बट अभी प्रॉपर लैंग्वेज में मैं अगर बात कर रहा हूँ कस्टमर से तो कस्टमर अट्रैक्ट होता है। और अभी कस्टमर ऐसा समझता ही नहीं कि यार ये मराठी है या हिंदी भाषी है, वो मेरे को भी गुजराती समझता है और मेरे पास में फ्रैंकली आके बात करता है। तो ये आपने गुजराती लैंग्वेज कैसे सीखी? बस आपकी सुन के, कस्टमर उसकी सुन के, सुनते ही लैंग्वेज मेरे को परफेक्ट हो गई सर। क्या बात है, मतलब एक लिसनिंग स्किल के जरिए, वैसे तो सेल्स एंड मार्केटिंग में लिसनिंग स्किल होती है, आप सुनेंगे तो फिर आप बोल पाएंगे। यस सर। तो यहाँ पर ये लिसनिंग स्किल जो है इसके जरिए आपको गुजराती लैंग्वेज आ भी गई और अब काफ़ी सारा मुनाफा भी आप कमा रहे हैं। यस सर। तो जब आपने करियर की शुरुआत की ओप्पो में सन 2017, तब आपका जो फर्स्ट मंथ था तब आपके कितने जो है ओप्पो फ़ोन सेल हो पाए? ओप्पो फ़ोन मेरे 33 पीस मेरे फर्स्ट मंथ में सेल हुए थे सर। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। 2017 में आप 2017 में जी। और अगर मैं 26 की बात करूं तो अभी मैं 75-80 पीस तक जाता हूं सर। क्या बात है, क्या बात है, मतलब डबल का फर्क है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी मेहनत मशक्कत जो है वो रंग ला रही है और यही जो है दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी लगन से जो है वो काम कर रहे हैं। चैलेंजेस के साथ साथ अचीवमेंट की बात हमेशा आती है, तो ओप्पो के ज़रिए आपने क्या पाया? वैसे तो बहुत सारी चीज़ें पाई हैं आपकी बात से समझ तो सबसे पहली चीज़ तो सर मैंने वो यहाँ पे आया, किराए के घर से खुद के घर में आया हूँ। वाह। मेरा होम लोन ओप्पो की वजह से ही है। क्या बात। मेरी कार लोन ओप्पो की वजह से ही है। वाह। ये सारी चीज़ें ओप्पो की वजह से ही है। एक तो लॉयल्टी और घर जैसा प्यार कि भाई पापा मम्मी यहाँ पे नहीं है बट फैमिली मेरी ओप्पो है, हर कोई मेरे को सपोर्टेबल है यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यानी कि एक परिवार का जो है वो बिल्कुल से आपको फीलिंग जो है फील हो पा रहा है। यस सर। इसमें कुछ और भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि जब पारिवारिक बात आती है, क्योंकि एक प्रोफेशनल लाइफ जो है वो पर्सनल हो जाती है, अब एक पर्सनल मतलब यानी कि एक फैमिली टच जो है वो आता है। तो ऐसा कोई किस्सा आप अगर कोई शेयर करना चाहें? 2018 में मेरा मतलब फैमिली मेरी प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी पीरियड था। मेरे ZM सर थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज़ थोड़ा सा इंसेंटिव्स का देख लेना, तो डिलीवरी पीरियड है, प्रॉब्लम है। तो सर ने मेरे को ऐसा बोला कि यार तू इंसेंटिव का विचार अभी मत करो, बोले तू हॉस्पिटल में चले जा, जो भी है वो अपन देख लेंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे टच मेरे को ओप्पो से मिला है। मतलब वो एक OSM, BDM, ZM या ट्रेनर्स, ये सारी मेरे को हर टाइम हर जगह पे सपोर्टेबल थी सर। क्या बात है, तो आपने बहुत बेहतरीन बात बताई और काफ़ी गहरी बात दिल को टच कर गई। ओप्पो में वैसे तो बहुत सारे मॉडल हैं, अगर मैं ओप्पो के प्रोडक्ट के बारे में बात कहूँ आपसे या मैं पूछूँ तो ओप्पो के प्रोडक्ट के लिए आप क्या कहेंगे? एक तो लॉन्ग लाइफ कि भाई फ़ोन मैंने आज कोई भी परचेस किया या मैंने मेरे किसी फ्रेंड को या किसी कस्टमर को बेच रहा हूँ तो मेरे को ट्रस्ट है कि वो फ़ोन 4-5 साल तो यूं ही चल जाएंगे। और वही भरोसा भी कस्टमर्स को भी है कि ड्यूरेबिलिटी उसकी 4-5 साल की है। और कस्टमर सामने से ही बोलता है कि यार तू वो सर जो बोल रहा है वो ले ले कि यार 4-5 साल आराम से तेरा फ़ोन चल जाएगा। मतलब फ़ोन अपन बेच रहा है तो उसकी वैल्यू के साथ में नहीं, वो ड्यूरेबिलिटी के साथ में बेच रहा है कि कस्टमर लॉन्ग लाइफ उसको चला सके।
ग्रेट। ये जो भी मेहनत मशक्क़त आप कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक आउटलेट पर रहकर, तो ये आपकी मेहनत अदर कंपनी भी देख रही होगी? अदर कंपनी देखती है सर, वो बहुत सारे ZMs वगैरह अदर ब्रांड के आते भी है, बोलते भी है, देखते भी है, ऑफर्स भी देते हैं। बट अपन तो क्या महाराष्ट्र से आया हुआ हूँ, तो हर चीज़ पता है कि कौन सी कंपनी कहाँ तक साथ देंगी। वो हिसाब से अपन हर चीज़, हर किसी को इग्नोर मार के ओप्पो में खुश है। क्या बात है। आपकी बात से एक सवाल अभी फ़िलहाल मुझे महसूस हो रहा है कि जब बच्चे आपने बताया कि भी फैमिली आपकी, तो बच्चे बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं कि मेरे पापा तो इस कंपनी में मैनेजर हैं, मेरे पापा तो डॉक्टर हैं, या मेरे पापा बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। तब आपके बच्चे, आपकी जो बेटी हैं, अगर ऐसे कोई बात निकलती है तो वो भी फ्रैंक बोलती है कि ओप्पो हमारी है। क्या बात, क्या ओप्पो कंपनी का जो मेरे पापा है, ओप्पो कंपनी उनकी है। मतलब बच्चों को ऐसा लगता ही नहीं है कि मेरे पापा वर्क करते हैं, उनको लगता है कि अपनी खुद की कंपनी है, तो पापा अपने वहाँ पे है। बहुत बड़ी बात। और वो तो बोलती है कि यार तेरे पापा को भी अगर कुछ काम पड़े तो मेरे पापा को फ़ोन लगाने को बोलना कि अगर तेरे पापा के फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पापा सॉल्व कर देंगे। क्या बात है, बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात भूषण जी। यानी आपको गर्व है और आपके बच्चों को, परिवार को गर्व है कि आप ओप्पो में OEC मतलब कि ओप्पो एक्सपीरियंस कंसल्टेंट और अब तो CEO यानी कस्टमर एक्सपीरियंस ऑफिसर हैं। तो ये देखकर, ये आपका जज्बा देखकर, ये आपका जोश देखकर हमारे में भी वो जोश और वो ताकत आ रही है। और अभी फ़िलहाल इसके माध्यम से तमाम दर्शक मित्रों को भी इसका एहसास बिल्कुल से हो रहा है कि ओप्पो में रहना एज एन OEC ये भी बहुत खुद में बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर एज एन OEC आप नहीं होते हो, आप एज एन CEO एक कंपनी के मालिक जो है वो बनकर रहते हैं। एक ऑनरशिप जो है वो देखने को मिलती है। फील तो सर मेरे को, मेरे फैमिली को आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं वर्क करता हूँ जी। हमेशा ऐसी लगा कि मेरा खुद का बिजनेस है, मैं लॉयल्टी के साथ में इसमें वर्क कर रहा हूँ और इसमें मज़ा भी ज़्यादा आता है कि भाई कोई प्रॉब्लम है तो सुनने वाला हर कोई है, नहीं है ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं पास टाइम में मैं और भी बहुत सारी कंपनी के साथ में वर्क किया हूँ, बट सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे हर छोटी प्रॉब्लम या बड़ी प्रॉब्लम सुनने वाले हर कोई है यहाँ। स्टाफ का कैसा रवैया रहा आपके साथ में ओप्पो की ओर से? एज अ फैमिली, कोई बड़ा भाई है तो कोई छोटा भाई है। वाह, कुछ ऐसा कोई किस्सा कहानी जो अगर आपको फिलहाल अभी याद आ रही हो कि ओप्पो के जो एम्प्लॉई हैं वो कहीं ना कहीं जो है, वैसे तो ऑल टाइम सपोर्ट में रहते हैं, लेकिन कुछ किस्से कहानी अगर आप यहाँ पर शेयर करना चाहें। एक लॉकडाउन के टाइम की बात है सर। अच्छा, ओके। वो टाइम पे बैठे बैठे घर पे तो पेमेंट तो आई जा रही थी। ओप्पो ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे को लॉकडाउन में पैसा नहीं मिला। घर बैठे बैठे मेरे को सैलरी वगैरह आ ही जा रही थी। बट वो टाइम पे भी अगर मेडिकल इमरजेंसी थी तो जैसे कि BDM सर है, हमारे OSM सर है, तो वो टाइम पे मेडिकल इमरजेंसी के लिए मेरे घर तक आए और मेरे को हॉस्पिटल तक लेके गए थे। क्या बात है, वाह। तो ये तो काफ़ी मतलब दिल को छू गई वैसी बात है कि यहाँ पर हम प्रोफेशनल नहीं लेकिन एक पर्सनल, एक फैमिली जो टच है फैमिली वो बिल्कुल से फील करवाते हैं, और वो यही ओप्पो की पहचान है। भूषण जी, एक मैसेज हम हमेशा सबको देते हैं इस शो के ज़रिए, तो हमारे चाहने वाले जो हैं दर्शक मित्र, अगर कोई मैसेज आप देना चाहें हमारे इस ख़ास तौर से इस शो के ज़रिए, तो आप क्या कहेंगे? सर, कोई भी चीज़ करना है तो एक तो पूरी ईमानदारी से, और दूसरा कि करना है तो कर ही है जी। अगर आप ठान लो करना है तो कोई भी चीज़ करना मुमकिन नहीं है, हो ही जाएंगे सर। वेरी नाइस। सो भूषण जी, यहाँ पर एक और सवाल जहन में आ रहा है। आपने बताया कि भाई कस्टमर रिलेशनशिप तो ज़बरदस्त आप कर रहे हैं और उसके ज़रिए तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। हम तो उम्मीद और आशा भी रखते हैं आप और भी आगे जाएं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो कस्टमर हैं, अभी तो काफ़ी एजुकेटेड कस्टमर आते हैं, सर्च रिसर्च करके आते हैं, तो उनकी एक मेंटालिटी होती है और उस मेंटालिटी को लेकर वो आउटलेट पर एंटर होते हैं।
और फिर वो वही चॉइस, वही नीड रखते हैं जो वो सोच कर आए, समझ कर आए। तो कितना मुश्किल होता है उनको कन्वर्ट करना, या फिर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? तो मुश्किल वो टाइम पे एक तो क्या है, कस्टमर का माइंड जो सेट है, तो पहले उसका जो फ़ोन वो जो पसंद किया है वो चीज़ उसको प्रॉपरली उसको दिखाना ही चाहिए। अगर मैं वो वाला फ़ोन उसको प्रॉपर दिखाऊँ और उसके बाद में अपना ओप्पो उसको क्या प्रोवाइड कर रहा है, उससे बेटर क्या है, वो चीज़ मैं उसको बताऊँ। जैसे कि कोई फ़ोन है बैटरी के लिए आता है कस्टमर की, यार लॉन्गर बैटरी चाहिए, बट बैटरी मेरी लाइफ लॉन्ग भी चलना चाहिए। बहुत सारे फ़ोन्स है जैसे कि साल 1.5 साल बाद में बैटरी का प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि मैं कस्टमर को बोल सकूं कि सर 4 इयर्स का बैटरी लाइफ है, 4 इयर्स का ड्यूरेबिलिटी देता है हमारा फ़ोन, जिसके वजह से कस्टमर का मेंटालिटी चेंज हो। जैसे कि कैमरा फ़ोन, कस्टमर आजकल मतलब बुज़ुर्ग हो, यंग हो या कोई हो, तो उसको कैमरा तो चाहिए ही। तो कैमरा फीचर्स जैसे कि पॉपअप कैमरा है जो अपने फ़ोन में मिलता है, EI पोर्ट्रेट ग्लो है जो अपन कस्टमर को बता सकते हैं, वो कस्टमर्स देख के अट्रैक्ट होते हैं और ट्रस्ट करके फ़ोन लेते हैं अपना। मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि जैसा शुरू में कस्टमर अपने पास में आते थे, जो वो टाइम पे अपना Neo 5, Neo 7 ये सारे फ़ोन्स आते थे, जो कस्टमर लेके जाता था उसको ट्रस्ट हो गया कि यार 5 साल 6 साल तो फ़ोन को कुछ नहीं होना है। बिल्कुल। तो वही ट्रस्ट आज भी कस्टमर को है, खाली उसको बताने की ज़रूरत है कि भाई ओके ये वाला फ़ोन भी बेस्ट है, आपने जो चूज़ किया वो तो बेस्ट है ही, बट ये वाला उससे प्रीमियम है, उससे थोड़ा सा कुछ अलग है। आप में इसमें कैमरा तो मिल रही है, परफॉर्मेंस भी मिल रही है और ड्यूरेबिलिटी भी मिल रही है, जिसके वजह से कस्टमर ट्रस्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कस्टमर इजीली अपना फ़ोन परचेस करता है। क्या मतलब फीचर आपड़ा बेनिफिट कस्टमर ना, यही आप बतलाना चाहेंगे, इस बात पर रोशनी डालना चाहेंगे। बहुत खूब, यानी कि आप फीचर को इतना बेहतरीन यूटिलाइज करते हैं कि वो बेनिफिट में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आता है और कस्टमर इजीली कन्विंस हो पाता है। सो अब टेक्नोलॉजी की बात चली है, तो अभी फ़िलहाल फाइंड X9 सीरीज़ जो है, जिसमें अल्ट्रा और X9s दोनों प्रोडक्ट आ चुके हैं। इससे पहले हमने अभी F33 सीरीज़ भी लॉन्च किया हुआ है, 33 प्रो है, 33 है। सो एक F सीरीज़ को और एक रेनो सीरीज़ भी है, फाइंड सीरीज़ भी है, सब प्रीमियम जो है सीरीज़ है अवेलेबल ओप्पो की ओर से। तो कैसे कन्विंस कर पाते हैं, या फिर क्या कस्टमर को वो जो चाहिए नीड वो उसमें फुलफिल हो पाते हैं? 100% सर। अगर F सीरीज़ की अगर बात करूँ तो F सीरीज़ में फर्स्ट टाइम अपने पास में वाइल्ड कैमरा मिल रहा है। सेल्फी अगर पहले कस्टमर लेता था तो उसकी अकेले की फ़ोटो आती थी या किसी की आधी फ़ोटो आ जाती थी। अभी ऑटो स्विच हो गया है, जिसके वजह से ऑटोमेटिकली कस्टमर की बड़ी फ़ोटो कैप्चर होती है। अगर उसकी फैमिली है या उसके फ्रेंड्स है, 4-5 जने हैं, तो इजीली फ़ोटो कैप्चर हो जाती है, जिसके वजह से कस्टमर इजीली, अगर सेल्फी लवर है तो इजीली वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाता है। उसी के साथ में अपने पास में वाटर प्रूफिंग रेटिंग जो दी है 69K, तो पहले अपन 66, 68, 69 का तो रेटिंग देते थे, पर अभी 69K है, जिसके वजह से कस्टमर अभी बरसात में भी बात करना चाहता है तो इजीली कर सकता है। मतलब कि हेवी रेनफॉल हो रहा है तो उसको कहीं पे कोई पॉकेट ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो इजीली फ़ोन उसका ऊपर की जेब में लेके ही घूमेगा तो भी कोई प्रॉब्लम कस्टमर को नहीं आने वाली है। ये F सीरीज़ का है। रेनो सीरीज़ तो सर खूबसूरत है, जिसके वजह से कॉम्पैक्ट फ़ोन भी अपने को कस्टमर को अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद में बैटरी 200 मेगापिक्सल का कैमरा, जिसमें 120x का जूमिंग अपन ने दे दिया है, लो लाइट इमेजिंग, AI टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें अपने को तो रेनो सीरीज़ फुलफिल करती है। रेनो लवर तो पहले से ही कस्टमर है, बट नए कस्टमर भी अभी बहुत सारे उसमें जुड़ रहे हैं, डाइवर्ट हो पा रहे हैं। हाँ सर, कन्वर्ट हो पा रहे हैं। X9 सीरीज़ जो है, तो X9 सीरीज़ ओप्पो की सबसे ज़्यादा प्रीमियम सीरीज़ है। ओप्पो में जो कैमराज अपन जो F33 रेनो सीरीज़, तो उससे बेहतरीन अपने जो फाइंड X सीरीज़ है उसमें मिलता है। जैसे कि 200 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है,
50-50 मेगापिक्सल के डुअल कैमरे है, ये तो है ही। उसी के साथ में 3.2 मेगापिक्सल का कलर कैमरा भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। क्या बात। जिसके वजह से कस्टमर को अगर उसकी स्टोरीज क्रिएट करनी है, कहीं वो घूमने गया है, कहीं घर में रील वगैरह बना रहा है, तो उसको अगर मतलब मैं बोलूँ ना कि उसको प्रॉपर शूट चाहिए तो वो X9 सीरीज उसकी फुलफिल करती है सर। जहाँ पे लो लाइट इमेजिन है, अंधेरे में फोटोग्राफी करनी है, मतलब कहीं पे बीच पे है, कहीं पे सनसेट पॉइंट है, तो वो टाइम पे प्रॉपर फोटोग्राफी अपनी X9 सीरीज उसकी फुलफिल करती है सर। बहुत खूब, वेरी नाइस। बहुत सारी चीज़ें आपने अभी बतला दी हमें, सुनकर भी बहुत मज़ा आया। अब ये सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये तमाम फीचर फंक्शन जब आप कस्टमर के सामने पेश कर रहे होते हैं, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए प्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं, कितना मज़ा आता है आपको ये तमाम फीचर फंक्शन को पेश करते? जितनी बार बताओ उतनी बार कुछ अलग एक्सपीरियंस मिलता है। क्या बात है। कस्टमर भी उतना ही खुश होता है, जैसे कि अपने पास में स्टोरी लाइक पिक्चर है, कस्टमर को क्लिक करके दिखाओ तो कस्टमर भी खुश होता है, कस्टमर फोन हाथ में लेता है, खुद से एक्सपीरियंस करता है, उसको भी मज़ा आता है, वो उसके फ्रेंड्स को भी बोलता है कि यार ये चीज़ कुछ एंटीक है, ये चीज़ कुछ अलग मिल रही है, जिसके वजह से कस्टमर खुश भी होता है और मेरे को खुद को भी मज़ा आता है कि यार कस्टमर खुश है। क्या बात है। सो इतना लंबा चौड़ा अगर हम डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, आधा घंटा, घंटा, पौना घंटा तो जाता ही होगा, बारी बारी कस्टमर के सामने डेमोन्स्ट्रेशन देना होगा, तो थक नहीं जाते इतना बोलकर? उसमें थकने के फ्रेंड है, एज अ कस्टमर बोल के मैं उनको समझता ही नहीं हूँ कि यार मेरा दोस्त आया उसको कुछ अच्छी चीज़ दूँ, तो उससे बात करते करते मेरे को खुद को भी मज़ा आता है और कस्टमर को भी मज़ा आता है कि एक एक चीज़ कस्टमर मेरे को पूछ रहा है कि यार इसको कैसा करना है, या इसमें क्या चीज़ है और क्या है, तो उसको और कुछ देने के चक्कर में मेरे को भी मज़ा आता है और कस्टमर को भी मज़ा आता है कि यार अपन जो बोल रहे हैं उससे एक्स्ट्रा कुछ इसमें मिल रहा है अपने को। वाह, बहुत खूब। बाकी नॉर्मली और नेचुरली ये है कि अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रूटीन लाइफ में अगर इंसान कोई एक ही काम करता रहता है तो वो थक जाता है, लेकिन थैंक्स टू ओप्पो जो आपके हर मोमेंट को जो है प्रेशियस बनाता है और काफ़ी बेहतरीन बनाता है, और हर बार ओप्पो के लिए, ओप्पो के फीचर्स के लिए बोलने पर मजबूर करता है, और हर बार एक नई ताजगी, एक नया उमंग जो है वो लाता है। तो ये जो मेक योर मोमेंट है, मेरे ख्याल से वो यही है कि हमको ये बारी बारी से रिपीट करने में भी मज़ा आता है। बाकी नॉर्मली और नेचुरली एक ही चीज़ को पूरा दिन बोलने पर इंसान खुद थक जाता है, लेकिन ये एक ओप्पो का कमाल है, और हम लोगों का, और ख़ास तौर से आपकी बात सुनकर ये जोश, साहस देखकर ये हमको भी बहुत खुशी हो रही है कि बारी बारी रिपीट करने में और मज़ा आता है। हमारा नॉलेज तो पक्का मजबूत होता ही है, लेकिन हम कुछ और एक नई जो सोच है या फिर एक नया इनोवेशन है, एक टेक्नोलॉजी जो है वो हम कस्टमर तक, या फिर मैं यूँ कहूँ कि मार्केट तक हम पहुँचा सकते हैं। 100%। सो बहुत बहुत शुक्रिया भूषण जी। बातों का सिलसिला बस ऐसे ही जारी रहेगा, और बात करते करते अब हम रिवॉर्ड और अवार्ड पर एक बार फिर से आपको जो है एक सवाल पूछना चाहेंगे। वैसे तो बहुत सारे अचीवमेंट आपको मिले हैं, हमारी बातों में हमने ये चीज़ देखी, समझी, परखी, लेकिन कोई एक, अगर मैं कोई रिवॉर्ड या अवार्ड के बारे में पूछूं जो आपके दिल को छू गया है, जिसने एक मेक योर मोमेंट वाला जो है, हैप्पी वाला मोमेंट जो है बनाया हो, तो वो फिर अवार्ड, रिवॉर्ड कौन सा होगा आपकी ज़िंदगी में? सर रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा मान सम्मान बहुत ज़्यादा दिया है जी, बट एक चीज़ तो ऐसी थी कि मेरी एनिवर्सरी थी और मेरे को रिवॉर्ड आना था ओप्पो से ही जी, जो कि था अभी जो जिसकी चर्चा ज़्यादा चल रही है, जिसके लिए लोग अभी पागल है और जो ले नहीं सकते, ऐसी चीज़ है जो सोना था, गोल्ड था, जो कंपनी ने मेरे को एज अ रिवॉर्ड दिया। और अगले ही दिन मेरी एनिवर्सरी थी, तो मैंने मेरे फैमिली को, मेरे घरवाली को वो गिफ्ट, एज अ गिफ्ट मैंने उसको दिया कि यार कंपनी ने अपने एनिवर्सरी का एक रिवॉर्ड आया है गोल्ड। क्या बात है, ये तो आपने सोने पे सुहागा वाली बात, सोने पे सुहागा वाली बात हुई। और उसी दिन से वो चीज़ मतलब आज भी हमेशा याद है कि गोल्ड अपने को अपने एनिवर्सरी को मिला था, ओप्पो के जरिए मिल पाया, ओप्पो के जरिए अपने को गोल्ड मिला। सो शुभ अवसर को काफ़ी मतलब समझ लीजिए सुशोभित बोलते हैं, वैसा मोमेंट कर दिया ओप्पो ने। वाह भूषण जी, वाह। तो दोस्तों ये थे भूषण कुमार लडनिया, और बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने दिल की बात पेश कर रहे थे, और ये आपके दिल को झंझोड़ के रख दी होगी, ये बिल्कुल से मुझे यकीन है।
सो ओप्पो मेक योर मोमेंट इनसाइड स्टोरी में अभी तक इतना है। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं एक नए अंदाज, एक नई बात, एक नए अतिथि विशेष के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।